Okay, now we will be learning about the data pre-processing. In this, we will be learning about pre-processing, cleaning, integration, and few reduction and transformations as well. Now, what is the need of pre-processing? हमने इससे पहले भी pre-processing देखा और अभी भी pre-processing क्या है, ज़रूरत क्या है? तो pre-processing करने से हमारा accuracy, completeness, consistency, timeliness, interpretability बढ़ जाता है. ओके, सो दिस इज द नीड. करेक्टनेस यानी एक्यूरेसी यानी करेक्ट और रॉन्ग, एक्यूरेट और नॉट, ठीक है. कंप्लीटनेस यानी नॉट रिकॉर्डेड और अनअवेलेबल डेटा अगर कुछ है या नहीं, वो सब देखना. कंसिस्टेंसी यानी सब मॉडिफाइड बट सम नॉट, तो उसको सही कर देना. टाइमली अपडेटेड होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है. तो ये सब ज़रूरत की वजह से प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है. नो मेजर टास्क इन डेटा प्री प्रोसेसिंग में मैंने बताया डेटा क्लीनिंग. क्लीनिंग के अंदर क्या होता है? मिसिंग वैल्यूज, स्मूथिंग द नॉइजी डेटा, आइडेंटिफाइंग और रिमूविंग द आउटलायर्स एंड रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंसीज. देन इंटीग्रेशन यानी अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है तो मल्टीपल डेटा बेसेस से डेटा आ रहा है उनको इंटीग्रेट करना. डेटा क्यूब से और फाइल से जो डेटा आ रहा है इंटीग्रेट करना, ठीक है. देन डेटा रिडक्शन में हमारे पास ये है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, न्यूमरसिटी रिडक्शन, डेटा कंप्रेशन. ये हम सब इन डेप्थ आगे देखने वाले, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है. देन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम नॉर्मलाइजेशन, कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन. ओके, सो व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? डेटा क्लीनिंग मैंने बताया कि हमारे पास कभी कभार इनकम्प्लीट डेटा होता है, लैकिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, लैकिंग सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट, और फॉर एग्जांपल मिसिंग डेटा होता है. जैसे ऑक्यूपेशन एक हमारा एट्रीब्यूट है तो उसका कोई डेटा ही नहीं डाला किसी ने, हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे थे तब. तो ऐसे मिसिंग डेटाज हो गया, इनसे डील करना, ये क्लीनिंग में आ गया. देन नॉइजी डेटा होता है कई मरतबा, जैसे सैलरी नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो ये एक एरर हो गया, उसको हम नॉइजी डेटा बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट डेटा यानी बर्थ डेट का हमने फॉर्मेट कुछ और दिया था, और इनकंसिस्टेंट यानी कंटेनिंग डिस्क्रिपेंसी, यानी एज भी है और बर्थडे भी है. अब हम एक से दूसरी चीज़ डिराइव कर सकते हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जैसा भी हो गया. देन इंटेंशनली भी कभी कभार हो जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट बर्थ डेट सबकी फर्स्ट जन रखती है, तो ये इंटेंशनली हमने ही डेटा में कुछ गड़बड़ की है, तो ये भी क्लीनिंग में इम्पॉर्टेंट है. तो अब जैसा मैंने फर्स्ट ही बताया कि हमारा इनकम्प्लीट या फिर मिसिंग डेटा रहता है, तो इसको हैंडल किस तरह करें? एक ऑप्शन तो ये है कि उस टपल को ही इग्नोर कर दो, बट अब अगर हमारे पास डेटा सेट ही छोटा सा है, उसमें से भी आप इग्नोर करते जा रहे हो टपल्स जिसका सिर्फ कुछ-कुछ डेटा मिसिंग है और उसके बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, तो ये इतना एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं हुआ. When the percentage of missing value per attribute varies considerably. Okay, नाउ दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि मिसिंग वैल्यूज को मैन्युअली फिल करते बैठो. ये तो बहुत ही टीडियस और इनफिजिबल टास्क हो गया. अब क्या वापस से जाके रीडिंग्स ले या फिर डेटा वापस से फिल करे, यानी मैन्युअली तो आज के टाइम पे चलता ही नहीं है, तो ये दोनों तो निकल गए. देन फिलिंग इट ऑटोमेटिकली विथ सम ग्लोबल कांस्टेंट जैसे कि अननोन, नॉट अवेलेबल, एनए, ये सबसे आप फिल कर दो. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? उसको एट्रीब्यूट मीन से रिप्लेस कर दो, मोस्टली ये न्यूमेरिक डेटा में काम आता है. देन एट्रीब्यूट मीन फॉर ऑल द सैंपल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास. ये एट्रीब्यूट मीन सबका लो, ये स्मार्टर वे क्या हो गया कि सिर्फ सेम क्लास का एट्रीब्यूट मीन लो. देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के साथ में आप उसको रिप्लेस कर दो, उसको बेसिन फार्मूला यूज करो, डिसीजन ट्री यूज करो, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल दिस मिसिंग डेटा. अब नॉइजी डेटा को किस तरह हैंडल करें? मैंने नॉइजी डेटा क्या होता है? कुछ रॉन्ग डेटा, ठीक है, तो आउटलायर एक तरह से. तो वेरी फर्स्ट इज बिनिंग. बिनिंग क्या करते हैं? उसको टुकड़ों में तोड़ देना डेटा को, और फिर उसको थोड़ा स्मूथनिंग करना. तो बिनिंग में फर्स्ट सॉर्ट द डेटा एंड पार्टीशन इनटू बिन्स. पहले उसको सॉर्टिंग करो, फिर उसको पार्टीशन करो बिन्स में. देन वन कैन स्मूथ बाय बिन मेन्स, बाय बिन मीडियंस और बाय बिन बाउंड्रीज. हम आगे इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो स्मूथनिंग एक तरह से अपने नॉइजीनेस को कम कर देगा, आउटलायर्स निकाल देगा. Another way is regression smooth by fitting the data into a regression function. ये भी एक तरीका है. देन क्लस्टरिंग भी हम कर सकते हैं, क्लस्टर बनाने के बाद में हमें आउटलायर समझ में आ जाए कि कौन से हैं. और कंबाइनिंग कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन, ये तो है ही. ओके, सो बिनिंग में वी हैव इक्वी डेप्थ एंड इक्वी विड्थ बिनिंग. इक्वी डेप्थ यानी हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करेंगे, और इक्वी विड्थ यानी डिस्टेंस के बेसिस पे पार्टीशनिंग करेंगे. डेप्थ में क्या हो रहा है? डिवाइड द रेंजेस इनटू n इंटरवल्स each containing approximately same number of samples. However, equal width में क्या हो रहा है? Divide the range into n intervals of equal size, uniform grid.
Okay, if a and b are the lowest and highest values, then the width of an interval will be given by width is equals to highest minus lowest upon total number of intervals. Okay, now once partitioned, smoothing can be performed by bin means or bin boundaries. ओके, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सपोज वी हैव अ 12 सेल्स का ग्रुप, यानी ये टोटल 12 रिकॉर्ड्स हैं, विच इज सॉर्टेड एज फॉलोज। द पार्टीशनिंग दैम इनटू 3 बिन्स, ये हमें पता है कि हमें कितने 3 बिन्स में पार्टीशन करना है। हमारे पास दो है, इक्वी विड्थ है, इक्वी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इक्वी फ्रीक्वेंसी का कैसा हो जाएगा पार्टीशनिंग, वो भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इक्वी फ्रीक्वेंसी पार्टीशनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने थे, 12। तो इक्वी फ्रीक्वेंसी करना है और हमें 3 बिन्स बनाने हैं, तो 12/3 अगर हम करें तो एक बिन में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने क्या किया, उसको 4 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इक्वी विड्थ पार्टीशनिंग करें तो कैसा होगा, हमें पता है कि मैक्सिमम क्या है 215, मिनिमम क्या है 5, तो 215 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो हमें क्या आ रहा है 70 आ रहा है। यानी 70 का हम करेंगे तो स्टार्ट क्या से हो रहा है 5 से, तो 5 प्लस 70 विच इज 75। तो फर्स्ट बिन के अंदर 75 तक का जाएगा, सेकंड बिन के अंदर कितना जाएगा 75 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा 14 145। तो सेकंड बिन के अंदर 145 तक का जाएगा, देन प्लस 70 करेंगे तो 215 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 215 तक का जाएगा। तो इस तरह ये इक्वी विथ पार्टीशनिंग वर्क करता है। ठीक है, मैक्स माइनस मीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ बिन्स। नाउ आउटलायर एनालिसिस कैसे होएगा क्लस्टरिंग के थ्रू, we will use a simple clustering techniques, partition the data along the two biggest gaps। यहाँ पे biggest gap कैसा आ रहा है 5 10 11 13 15, यहाँ तक ठीक था। फिर 35 ये बहुत बड़ा biggest gap आ गया, तो यहाँ से हमने partition कर दिए, ये ठीक है। फिर यहाँ पे एक और gap आ गया, तो हमने इस तरह के 3 partitions बना दिए, bin 1 bin 2 bin 3। तो हमने gaps के थ्रू partitioning किया। अब मैंने बताया था बिनिंग के बाद में हम स्मूथनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्मूथनिंग के डिफरेंट टाइप्स देख लेंगे बाय बिन मीन्स एंड बिन बाउंड्रीज। तो उसी एग्जांपल के लिए अगर ये एग्जांपल है, हमें पता है कि हमें 3 बिन्स बनाने हैं। हमने इक्वी फ्रीक्वेंसी अगर बिन्स बनाए तो 3 बिन्स बनाने, और हमारे डेटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा है, तो 9/3 करेंगे तो एक में 3 आएगा, तो 3 के हमने बिन्स बना दिए। ये इक्वी फ्रीक्वेंसी है इसके लिए। ठीक है, अगर इक्वी विड्थ होता तो सिनेरियो डिफरेंट होता, तो हम क्या करते 34 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 यानी 30/3 और 10 का करते, तो वो डिफरेंट आगे देखेंगे हम। अब स्मूथनिंग बाय बिन मीन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडिशन ऑफ ऑल डिवाइड बाय 3 यानी टोटल नंबर। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 19 20 27 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो क्या करेंगे हम, ये सारे को रिप्लेस कर देंगे इस मीन से 9 से। सिमिलरली इसका अगर मीन निकाले तो हमें 22 आएगा, तो सबको 22 से रिप्लेस किए, फॉर दिस इट इज 29। तो ये हो गया बाय बिन मीन्स। सिमिलरली बाय बिन बाउंड्रीज कैसे करेंगे, ये 4 और 15 तो बाउंड्रीज पे ही है। ठीक है, तो 4 और 15 तो ऐसे ही रहने दिए। अब 8 4 के नज़दीक है या 15 के नज़दीक, 4 के नज़दीक, तो उसको 4 से रिप्लेस कर दो, यानी वो जिसके नज़दीक रहेगा उससे हम रिप्लेस करते जाएंगे। ओके, नाउ ओके, तो ये हमारे पास में एक और डेटा है, और इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिकॉर्ड्स है अपने पास में। और इक्वी डेप्थ यानी सेम इक्वी फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हमें 12 को करना है 3 बिन्स में, तो 12/3, तो 4 के डेप्थ का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 के डेप्थ के 3 बिन्स मिल गए बराबर। अब हमें बिन मीन्स के थ्रू अगर करना है तो क्या करेंगे, ये पूरे का मीन कैलकुलेट करेंगे और सबको मीन से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली बाउंड्रीज के लिए जो नियरेस्ट रहेगा उससे रिप्लेस करते जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही रहेंगे। ओके, तो ये एक और एग्जांपल हमने देख लिया। देन एक और हमने पढ़ा था कि रिग्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमने बहुत पहले इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये उसी तरह का हो गया। इसका हम जब प्लॉटिंग करते हैं y और x को, ये क्या होता है कि हमें पता होता है कि x इनपुट के लिए y आउटपुट रहता है, तो
एक्स और वाई को प्लॉट करने के बाद में जो बेस्ट फिट यानी सबसे सारे ही प्लॉट से सबसे कम डिस्टेंस में एक ऐसा लाइन जाता हुआ जो रहेगा प्रिंसिपल एक्सेस जैसा, तो उसको बेस्ट फिट कंसिडर करते हैं। देन डेटा इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है। इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम डेटा मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनको निकालने के वक्त हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ कोहेरेंट स्टोर, अ स्कीमा इंटीग्रेशन लाइक अ कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू बी कस्टमर आईडी, to integrate metadata from the different sources. Okay, so entity identification problem, this is one of the problem where identify real world entities for multiple data sources. Example, Bill Clinton is equals to William Clinton. Okay, then detecting and resolving data value conflicts for some real world entities, attributes values from different sources are different, possible reasons are different representation, different scales. Example, तो क्या होता है कई बार हमने एक जगह से डेटा लिया जहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखा है, दूसरी जगह से लिया उन्होंने डिग्री फ़ारेनहाइट में स्टोर करके रखा है, तीसरे ने केल्विन में रखा है। ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स डिफर होने की वजह से वैल्यूज क्या होगी? ऑब्वियसली डिफर होएगी। अब अगर किसी ने सेंटीमीटर में रखा है, किसी ने मीटर में रखा है, किसी ने किलोमीटर में रखा है, ये भी यूनिट्स का डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम जब डेटा इंटीग्रेट करते हैं तो सब डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है बिकॉज ऑफ यूनिट्स और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे हमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है। सो हैंडलिंग रिडंडेंसी इन डेटा इंटीग्रेशन, अब किस तरह हम इसे हैंडल करेंगे? रिडंडेंट डेटा ऑकर ऑफन व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेस, रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स मे बी एबल टू डिटेक्ट बाय कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस और रिमूव द रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। उसके लिए हम कोरिलेशन और कोवेरिएंस एनालिसिस ये दोनों यूज कर सकते हैं। Careful integration of the data from multiple sources may help to reduce or avoid redundancies and inconsistencies and improve mining speed and quality. ये तो obvious हो गई बात। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम खुद ही बताता है कि तुम्हें कितना फ्रीडम मिल चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में 3854 ये चार नंबर्स है, हमारा 5 नंबर्स का डेटा है, तो हमें पता है कि उसका एवरेज इज 6। ठीक है, हमें पता है एंटायर डेटा सेट का एवरेज है 6 और हमारे पास टोटल 5 नंबर्स है और 4 हमें पता है, तो पांचवा हमारा फिक्स ही हो गया कि इट मस्ट बी 10 ओनली, तभी हमारा एवरेज 6 आ सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा कि ये 4 नंबर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन 5वें नंबर को एक फिक्स नंबर ही होना पड़ेगा तभी हमें ये एवरेज मिल पाएगा। तो 4 हमारा फ्री है ना, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गया। तो इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब मैंने क्या बताया कि हमें जो रिडंडेंट डेटा को निकालना है तो हमें क्या चाहिए, कोरिलेशन एनालिसिस चाहिए और कोवेरिएंस एनालिसिस चाहिए। उसके लिए हमारे पास में दो मेथड है। नॉमिनल डेटा का अगर हमें कोरिलेशन फाइंड करना है तो हमारे पास में काई स्क्वायर मेथड होता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड का समेशन। ओके, सो इट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ काई स्क्वायर को हम किस तरह रीड करेंगे? इनिशियली हम उसको, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन रखते हैं हम। इनिशियली हम काई स्क्वायर में एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं। वो बोलता है कि बोथ द डेटास आर इंडिपेंडेंट। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? दोनों भी डेटा इंडिपेंडेंट है। अब हम काई स्क्वायर का वैल्यू एक कैलकुलेट करेंगे और एक होता है काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू then null hypothesis is rejected। अब अगर इंडिपेंडेंट रिजेक्ट हो रहा है मतलब वो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कोरिलेटेड है। समझ गए? वही अगर ये लेस देन हो गया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट ही रहेंगे यानी नॉन कोरिलेटेड हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसको कोरिलेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए रहेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में r-1 इंटू c-1। r इज रोज, c इज कॉलम्स। तो जब हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी, आगे एक एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, chi square is equals to summation of observed minus expected the whole square upon expected, and finding the correlation between the attributes a and b we use this, and expected values
यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इट इज काउंट ऑफ ए इंटू काउंट ऑफ बी अपॉन एन। मैं जो टेबल टेबल होएगा उससे समझाता हूँ और अच्छे से समझेगा। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें मेल फीमेल ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है और लाइक साइंस फिक्शन और नॉट लाइक साइंस फिक्शन, ठीक है। तो लाइक साइंस फिक्शन एंड मेल के हमारे पास इतने हैं एंड लाइक साइंस फिक्शन और फीमेल के इतने हैं, टोटल हमारे पास में लाइकिंग द साइंस फिक्शन इतने हो गए। तो इस तरह से हम टेबल को रीड करते हैं। अब ई ऑफ 1,1 यानी इट लाइक्स साइंस फिक्शन एंड इट इज मेल, तो ये वाले के लिए हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्या होएगा। तो अगर मैं शॉर्टकट बताऊं, हर किसी को शॉर्टकट पसंद होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी, तो उसका जो समेशन है कॉलम का, तो यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ इनटू समेशन ऑफ रोज जो है ये 450 अपॉन टोटल नंबर ऑफ, यानी ये 1500। समझ गए, यानी जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसका कॉलम इनटू रो अपॉन टोटल, क्या आ गया 90। चलो एक और लेके देखते हैं, ये 200 का फाइंड करते हैं। उसका कॉलम क्या है 1200, रो क्या है 450 अपॉन टोटल क्या है 1500। इसका कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। 1200 इंटू 450 अपॉन 1500, इट्स 360। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 360 एक्सपेक्टेड आ गया, इसका 200 का, इसका 250 का 90 एक्सपेक्टेड आ गया। ऐसे सारे ही एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम फॉर्मूला में डाल सकते हैं। काय स्क्वायर का क्या है, ये क्या है एक्सपेक्टेड माइनस सॉरी, फॉर्मूला में डाल सकते हैं ये क्या है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, और ये सब का समेशन हमें क्या मिले 507.93। हाउएवर टेबल से कैलकुलेट करके क्या मिल रहा है, टेबल हमें वैल्यू दे रहा है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करके, मैंने बोला था ना टेबल आएगा तो बताऊंगा। आर -1 इंटू सी -1, रोज कितने हैं 1 2, दो रोज है तो 2 - 1 1, कॉलम्स कितने हैं 1 2, दो कॉलम्स है तो 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेबल वैल्यू इज दिस, तो ठीक है, अदरवाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टेबल में देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो table value is 10 point something, our calculated value is more than the table value. If it is greater than the table value, it means we can reject the hypothesis। अगर लेस होता तो एक्सेप्ट कर लेते, बट क्या है ग्रेटर है, तो हमने क्या किया रिजेक्ट कर दिया हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या था कि दे आर इंडिपेंडेंट, बट ये रिजेक्ट हो गया तो दे आर कोरिलेटेड नाउ। समझ गए काय स्क्वायर किस तरह यूज होता है। सिमिलरली अनदर एक एग्जांपल ये है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एंड पे और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा बहुत वैल्यूज और आंसर्स रखे हैं। ओके, देन कम्स कोरिलेशन एनालिसिस बाय पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट्स, पियर्सन्स कोएफिशिएंट भी बोलते हैं उसे। तो ये न्यूमेरिक डेटा के लिए स्पेशली यूज होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए माइनस ए बार। ए बार हमें पता है क्या होता है मीन, b bar is mean of b attribute upon n minus 1, sigma क्या है standard deviation, sigma of a into sigma of b। कोरिलेशन को हम ऐसा भी लिखते हैं, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम। फिर n-1 में n क्या है नंबर ऑफ टपल्स, a bar and b bar are the respective means and sigma are the respective standard deviations। Okay, when it is greater than 0, they are positively correlated. When it is equal to 0, they are independent. And when it is less than 0, they are negatively correlated। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप एंड टेस्ट स्कोर्स में क्या कोरिलेशन है। ओके, तो वैसे मैं अभी लेट नाइट ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कम है और टेस्ट स्कोर, देखते हैं रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। तो देखते हैं इसको किस तरह हम कोरिलेशन एनालिसिस लगाएंगे।
हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो हमें पहले एवरेज निकाल लेना चाहिए, तो इन सबको ऐड करते हैं, 8 + 5, सबका एडिशन इज 40, तो 40 डिवाइड बाय कितने, 1 2 3 4 5 6, 6.67। सिमिलरली इसका अगर करें हम तो 81 + 80 + 75 + 65 + 91 + 80, 472 डिवाइड बाय 6, 78.67। ठीक है, ये आ गया 6.67। ये क्या है, हमारा एक तरह से ए बार, और ये हो गया बी बार। अब क्या करेंगे हम, a माइनस ए बार यानी 8 माइनस 6.67। सिमिलरली ये सबके लिए माइनस करेंगे इसको, और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, 81 माइनस 78.67। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 78.67, जो भी वैल्यूज आएगी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बोलता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन n-1। n क्या है यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 - 1 5 आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, हमें वेरिएंस का पता है ना, कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू हम लेंगे n-1 स्मॉल। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, सैंपल है। कैपिटल n कब लेते हैं हम, पॉपुलेशन के लिए। ओके, तो n-1 यानी 6 - 1 5 आ जाएगा, तो 1/5 आएगा। एंड sigma square is 1 upon n summation of x minus x bar the whole square। करेक्ट, यही है फॉर्मूला मेरे हिसाब से। तो जब पूरा हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे और हम वैल्यूज निकालेंगे, तो आउटपुट विल बी 0.65। इट मीन्स दैट द व्हेन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप इंक्रीजेस, सो डज द टेस्ट स्कोर। अब ये कैसे समझा हमें, कि पॉजिटिव आया ना, 0.65 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो यानी बोथ आर कोरिलेटेड, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समझ गए, यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव कोवेरियंस आया तो बोथ विल टेंड टू बी लार्जर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेगेटिव आया यानी एक बढ़ेगा दूसरा कम होएगा, और इंडिपेंडेंट यानी जीरो आया। ठीक है, ओके सॉरी, ये तो कोवेरियंस के लिए था, और सिमिलरली इट इज़ फॉर दैट कोरिलेशन एनालिसिस एज वेल। यहाँ पे हमने देखा ही कि इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इक्वल टू द इंडिपेंडेंट, नेगेटिव इफ लेस देन जीरो। अब कोवेरियंस भी देख लेते हैं इस वीडियो में। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट माइनस उनके मीन्स का प्रोडक्ट। ओके, मैं बता देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास में कुछ सपोज डेटा दिया हुआ है, इट इज टू स्टॉक्स ए और बी का हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज इन 1 वीक। क्वेश्चन है कि इफ द स्टॉक्स आर अफेक्टेड बाय द सेम इंडस्ट्री ट्रेंड, विल देयर प्राइस रेज और फॉल टुगेदर। तो हमें उन दोनों के बीच का कोवेरियंस फाइंड करना पड़ेगा। ई ऑफ ए यानी 2 3 5 4 6, ये क्या है, सबको हमने ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल कितने 5 है, तो हमें क्या आ गया आंसर 4। सिमिलरली बी के लिए किया, हमें 9.6 आंसर आ गया। अब कोवेरियंस क्या होता है कि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 2,5 है तो 2 × 5 + 3 × 8, ये सबका मल्टीप्लिकेशन किए, फिर हमने डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 5 है ना, 1 2 3 4 5 माइनस, ये देखो फॉर्मूला में है ना माइनस साइन, ए बार 4, बी बार 9.6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर क्या आया 4। क्या आया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी दोनों साथ में राइज करेंगे, आंसर इज दे विल राइज टुगेदर सिंस कोवेरियंस इज पॉजिटिव। समझे कोवेरियंस का कैसे यूज होता है। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट अच्छा चलो ले लेते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट छोड़ो। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और हाईटेक कितने हैं वो, तो इन दोनों का हमें कोवेरियंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट यानी ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का करेंगे, तो ये सबका एडिशन
डिवाइड बाय 5, एडिशन डिवाइड बाय 5 हमें 4 आ गया। देन इन सब का एडिशन डिवाइड बाय 5, तो हमें आंसर आ गया 10.8। अब कोवेरियंस क्या होता है, 6 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 10, ऐसे ही यहाँ तक, अपॉन 5, क्योंकि 5 इंस्टेंसेस है। एंड माइनस क्या करेंगे हम, इसका मीन यानी 4 इंटू दिस वन, 4 इंटू 10.8, आंसर क्या आया, 7, ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव कोवेरियंस है, हेंस द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेल एंड हाईटेक दोनों साथ में, यानी जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़ेगा उतना ही हाईटेक होते जाएगा, तो ये दोनों कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो दिस इज वेयर कोवेरियंस इज यूज्ड। नेक्स्ट डेटा रिडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।